जय श्री राम। तो 1 घंटा फिज़िक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकंड चैप्टर यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, हिंदी में बोले तो स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, ये चैप्टर का रिवीजन करेंगे और फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलता हूँ, तो हिंदी वालों की इंग्लिश थोड़ी अच्छी हो जाएगी, मेरी भी, और इंग्लिश वालों की थोड़ी हिंदी, दोनों का ही फ़ायदा है। ठीक है, यानी विभव भी बोलूँगा, पोटेंशियल भी, धारिता भी, कैपेसिटेंस भी, और कैपेसिटर भी, और संधारित्र भी, संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। एक आवेश अगर क्यों है, शुरुआत ही आवेश से होती है। देखो, फिजिक्स और वो भी 12th में बिना आवेश के कहाँ जाएंगे हम। और फिर एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है क्यू नोट और आर दूरी पर, वही बेसिक बात अपनी। और मैं कहता हूँ कि ये क्यू आवेश इस क्यू नोट आवेश पर कितना बल लगाता है। तो कूलॉम का नियम मेरे को कहता है कि बल का परिमाण होता है के क्यू नोट बाई आर स्क्वायर। इतना बल ये लगाता है इस पर। ठीक है, दोनों सपोज ये क्यू नोट तो होता ही जो है परीक्षण आवेश धनात्मक है, ये भी मान लीजिए कि धनात्मक आवेश है क्यों भी, तो ये इस पर ऐसे दूर की ओर इसको प्रतिकर्षित करेगा, ऐसे बल लगाएगा। ठीक है, और अब क्या है कि मैं इस क्यू नोट को उठा के इधर से थोड़ा सा इधर खिसकाना चाहता हूँ, तो मेरे को इस फोर्स के खिलाफ काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसको विद्युत बल बोलेंगे, इसको छोटा सा Fe बोल देते हैं, विद्युत बल। इस विद्युत बल के खिलाफ मेरे को अपना बाह्य बल लगा के काम करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो मैं थोड़ा सा ही इधर इसको थोड़ा सा ही dr खिसकाना चाहता हूँ, तो मेरे को कार्य करना पड़ेगा dw। ठीक है, वो क्या होगा, बाहर से बल लगाऊंगा F एक्सटर्नल और डॉट dr। ठीक है, यस। अब देख सकते हो कि बाह्य बल लगभग, अगर दूरी बहुत ही थोड़ी से मामूली सी दूरी बदली है, तो बाह्य बल लगभग उतना ही होगा जितना विद्युत बल है। फर्क बस इतना है कि बाह्य बल की दिशा ये है और विद्युत बल की दिशा ये है। ठीक है, बाह्य बल और विस्थापन तो जो है एक ही दिशा में हो रही है, सेम, यानी इसकी वैल्यू होगी F एक्सटर्नल बाह्य बल इंटू dr। लेकिन मैं इसको, क्योंकि बाह्य बल कितना लगेगा इसको मुश्किल है कैलकुलेट करना, विद्युत बल मेरे को कैलकुलेट किया ही हुआ है, इसको मैं माइनस का Fe डॉट dr भी लिख सकता हूँ, क्योंकि विद्युत बल की दिशा जिधर लग रहा है और विस्थापन जिस दिशा में हो रहा है वो तो एक दूसरे क्या अपोजिट है, 180 डिग्री है। ठीक है, ऐसे बल इधर लग रहा है विद्युत बल, और विस्थापन इधर हो रहा है dr, तो उनके बीच का कोण 180 डिग्री है। ठीक है, तो ये हो गया dw Fe इंटू dr। अब आती है बात विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर की परिभाषा की। अगर मेरे को विद्युत क्षेत्र के भीतर, तो कोई क्यों आवेश इस पर बल क्यों लगा रहा है, अपना विद्युत क्षेत्र प्रकट करता है, वो सब पहले चैप्टर में। तो विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाना है। मान लिया बी पॉइंट है इधर, वहां से उठा के ए पॉइंट तक लेके आना है, तो ए और बी के बीच विभवांतर होगा जितना मैंने कार्य किया है W बटा क्यू नोट, जिस आवेश को मैं उठा के लेके आया। ठीक है, अब अगर मेरे को B से A तक पूरा कार्य निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो है ये छोटा सा dr के लिए कार्य, इसको पूरे को dw को पूरे को जोड़ दूंगा B से लेके A तक, यानी B से लेके A तक पूरा इंटीग्रेशन कर दूंगा किसका, माइनस के Fe डॉट dr का। ये तो मेरा आएगा कार्य, और उसको भाग कर दूंगा किससे, क्यू नोट से। और देखो, अगर मैं इस बल को क्यू नोट से भाग कर दूं, हमने पढ़ा था इसके कारण विद्युत क्षेत्र E बराबर है बटा क्यू है, जिस आवेश पर बल लग रहा है बटा क्यू नोट होगा इधर। तो F बटा क्यू नोट को मैं क्या लिख सकता हूँ, E डॉट dr, यानी कि B से लेके A तक विद्युत क्षेत्र। ओए, इन पे वेक्टर लगा भाई, माइनस का चिन्ह लगाया हुआ है तब वेक्टर की जरूरत नहीं है, माइनस हटाएंगे तो वेक्टर की जरूरत पड़ेगी ऐसे। ठीक है, तो E डॉट dr
माइनस है। तो ये डेफिनेशन ध्यान में रखना है मेरे को। अब अगर मैं कह रहा हूं कि मैं अपने ये जो बी बिंदु है, ठीक है, ये बी बिंदु कहीं अनंत पे है और मैं इस आवेश को अनंत से उठा करके आर दूरी तक लेके आता हूँ, ठीक है, अनंत से उठा करके आर दूरी पे लेके आता हूँ, तो मैं बिंदु ए का और अनंत का विभवांतर लूंगा और वो क्या करूँगा, अनंत से उठा के इसको आर दूरी तक लेके आऊँगा और वही माइनस का ई डॉट डी आर ऐसे करूँ, ठीक है। और मैं ऐसा फिर बोलता हूँ, इसको परिभाषित करता हूँ ऐसे, क्योंकि देखो आवेश से दूर दूर जा रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र भी कम होता जाएगा, विभव भी कम होता जाएगा। तो मैं कहता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो अनंत का है इसको मैं लेता हूँ जीरो, ठीक है। आई डिफाइन इट एज, इसको ऐसे जीरो के परिभाषित किया। तो फिर मेरे को किसी एक बिंदु का विभव मिल जाता है। किसी एक बिंदु का विभव है एक आवेश को, एकांक आवेश को एक्चुअली अनंत से लेके उसे आर दूरी तक लाने में जो कार्य किया गया है। एकांक आवेश का मतलब है कि जब क्यू नोट की वैल्यू 1 होगी तो जो कार्य किया गया है वही विभव है, ठीक है। कंफ्यूज तो नहीं हुए? फिर से बता दूं, अगर बी बिंदु से लेके ए बिंदु तक लेके आ रहे तो वो कितना कार्य करा उसको आवेश से भाग दिया, वो है विभवांतर बी बिंदु का ए और ए बिंदु का, ठीक है। अब लेकिन अगर वो बी बिंदु अनंत हो तो अनंत से उठा के ला रहे हैं तो वो ए बिंदु का विभव हो गया, क्योंकि बी का विभव तो हमने जीरो मान लिया, ठीक है, बी का विभव तो जीरो मान लिया। अब ठीक है, शायद बात थोड़ी सी, अब इस सब पूरी खिचड़ी को मिटा देता हूँ। ऐसे तो पूरी गिलास हो जाएगी यार रिवीजन में, ऐसे तो कई दिन बीत जाएंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं। तो वी ए माइनस वी बी या फिर डेल्टा वी भी लिख सकते हैं, क्या होता है डब्ल्यू बटा क्यू, ठीक है। दो बिंदु के बीच विभवांतर कार्य जितना कर आवेश को जितने को उठा के लेके, ठीक है। हमने निकाल लिया था किसी एक बिंदु का विभव जो है वो है अनंत से लेके आर तक माइनस ई डॉट डी आर। ई की वैल्यू अगर हम रखेंगे अनंत से लेके आर तक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, एक माइनस है और इंटू डी आर। इसका 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे -1/r आ जाएगा, ठीक है। पता ये वैल्यू रख के किसी एक बिंदु पर विभव आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। मतलब एक आवेश क्यू है तो उससे आर बिंदु पर विभव, आर बिंदु पर विभव क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर, ये होगा। अगर माइनस का आवेश है तो विभव भी माइनस होगा। विभव जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। बहुत बढ़िया। यानी अगर 2-3 आवेश है मेरे पास, ये Q1 है, ये पॉइंट ए है, इस पर निकालना है। ये Q1 से R1 दूरी पर है, ये Q2 है उससे R2 दूरी पर है, ये माइनस का Q3 आवेश है इससे R3 दूरी पर है। तो बिंदु ए पर कुल विभव क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सबका ही कॉमन होगा Q1 बटा R1 प्लस Q2 बटा R2 और ये तीसरा माइनस है माइनस Q3 बटा R3। ये कुल विभव ऐसे सीधा सीधा जोड़ दो, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही जो हम द्विध्रुव लेंगे -Q प्लस Q और उसकी एक अक्षीय स्थिति लेंगे, एक निरक्षय। निरक्षय का जब देखेंगे तो निरक्षय में हमें पता है कि जो दूरी होती है वो दोनों आवेश से बराबर बराबर होती है निरक्षय स्थिति में, ठीक है। जो इसको L लेते हैं, इसको कुछ भी R लेंगे तो इसको √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर लेंगे। कुछ भी दूरी है, दूरी को मान लिया x मान लेते हैं, इससे भी x इससे भी x, तो इसका विभव क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक का तो हो जाएगा प्लस वाले का तो Q बाई एक्स और माइनस वाले का हो जाएगा माइनस Q बाई एक्स। ये पूरा क्या हो जाएगा जीरो, यानी जीरो, यानी निरक्षय स्थिति में विभव क्या आएगा जीरो। यानी कि अगर 2 -Q आवेश है -Q प्लस Q, तो इधर कहीं भी पॉइंट लूंगा मैं निरक्षय स्थिति में, पूरे पे इस पे पूरे पे क्या विभव है, पूरे इस प्लेन पे जीरो विभव है। तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब समविभव पृष्ठ, यानी इसके पूरे पृष्ठ पर विभव का सेम वैल्यू हो, तो इस पे पूरे पृष्ठ पर विभव की जीरो ही वैल्यू आएगी। आगे भी पढ़ेंगे इसको, तो वो बन गया, ठीक है। फिलहाल इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। ये याद रखना है अपने को।
स्केलर क्वांटिटी है, जोड़ दो सीधा सीधा, वेक्टर देखना ही नहीं, कंपोनेंट इसका कोस थीटा इसका साइन थीटा। अच्छा तो कहाँ तक आ गई थी कहानी? अब अगर अक्षय स्थिति में रखा हुआ है एक द्विध्रुव माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, अक्षय स्थिति में, यानी ये O है, ये L और यहाँ से बिंदु P है जो कि x दूरी पर है, ठीक है। तो पूरी मेहनत करके निकालना और विभव आ जाएगा 1/4πε0 P बटा P आएगा ना, 2P आएगा, P आएगा शायद, 2 क्यों ना, P बटा ये जो दूरी है x², ये आ जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया। अगर किसी अन्य बिंदु पर ले मैं, किसी भी बिंदु पर, तो उसके इसमें P कोस थीटा आ जाएगा। कोस थीटा की वैल्यू अक्षय स्थिति के लिए, थीटा का वैल्यू 0, कोस थीटा का वैल्यू 1 हो गया, इतना बच गया, ठीक है। निरक्षय स्थिति में आ गई, घूमते घूमते कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस 90 की वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा, पूरा 0। ये फॉर्मूला हो गया, ये अब किसी भी बिंदु के पे काम करेगा। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब देखो हमने क्या कहा था, जैसे एक आवेश क्यों है और दूसरा आवेश मेरे को Q0 मैं उठा के लेके आया हूँ और इसको लाने में मेरे को कार्य करना पड़ा, इसको अनंत से उठा के करते करते मेहनत करके R दूरी तक लेके आया हूँ, तो मेरे को कार्य करना पड़ा। कितना कार्य करना पड़ा, W बराबर V इंटू क्यू। V क्या है, जिस बिंदु पर मैं इसको लेके आया हूँ, सपोज ये बिंदु है, इस पर जो क्यू पहले से रखा है, इसके द्वारा विभव जो है, ठीक है, V बोल दो, वो कितना होता है 1/4πε0 Q/R, और इंटू इस Q0 को उठा के लेके आया हूँ, इंटू Q0। तो इतना कार्य मेरे को करना पड़ा है। अब ये कार्य जाएगा कहाँ, ये कार्य, अब ये जो एक सिस्टम ये जो एक सिस्टम बन गया है, सिस्टम यानी निकाय जो एक बन गया, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। किसके रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। अब सपोज मैं एक और आवेश लेके आता हूँ, अब थोड़ा इनका नंबरिंग कर देता है, इसको Q1 बोलते हैं, ये Q2 है, ठीक है, ये बिंदु पे था, और इनके बीच की दूरी को R12 बोलते हैं। अब मैं एक तीसरा आवेश लेके आऊंगा Q3। अब ये जो Q3 है, ये इस Q1 से R13 दूरी पर है और इस Q2 से R23 दूरी पर है। अब इस बिंदु का विभव जो है, मान लेते हैं ये बिंदु B है, तो इस बिंदु पर विभव क्या होगा, VB होगा, वो इसकी वजह से भी होगा और इसकी वजह से भी होगा। और मेरे को कुल कार्य इस Q3 को लाने के लिए कितना करना पड़ेगा, VB इस बिंदु का विभव इंटू Q3, क्योंकि Q3 को उठा के लेके आए। अब बिंदु B का विभव किससे निकलेगा, 1/4πε0, तो कॉमन रहेगा इस Q1 की वजह से, Q1 बटा R13, भाई इस ये आवेश इससे दूरी है, Q/R के प्रोपोर्शनल होता है, और इस Q2 के लिए Q2 बटा R23, ये हो गया मेरा विभव VB की वैल्यू इंटू Q3। तो कितना कार्य करना पड़ा, 1/4πε0 Q1 Q3 बटा R13 प्लस Q2 Q3 बटा R23। अब ये तीन आवेश का सिस्टम बन गया, तो ये इसकी ये कार्य भी इसकी स्थितिज ऊर्जा में जो है जुड़ जाएगा। तो इस निकाय की टोटल स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, पहले जो थी प्लस अब जो थी। पहले क्या थी, पहले जब ये था नहीं, ये दो थे, इन दो की स्थितिज ऊर्जा कितनी थी, उसको U1 बोल देते हैं, ठीक है। वो क्या थी, ये थी 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R12, ये थी। अब उसमें ये भी जुड़ जाएगा, ये जो कार्य हुआ है ये भी जुड़ जाएगा, तो कुल स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R12 प्लस Q1 Q3 बटा R13 प्लस Q2 Q3 बटा R23, ये हो गई कुल स्थितिज ऊर्जा। बहुत स्पीड में तो जा रहा है काम भाई, रिवीजन है यार।
क्लास होती तो जैसी शुरुआत करी थी धीरे 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 आराम आराम से वैसे कर दें। हाँ खैर देखो क्या लेना, इनके कॉम्बिनेशन करके लेना। एक बार Q1 Q2 लिया जाएगा, एक बार Q2 Q3, एक बार Q1 Q3। 3 टर्म आए हैं, 3 आवेश हैं एक्चुअली। देखो कॉम्बिनेशन कैसे छांटते हैं। सपोज मेरे पास इस बार तो जो है 3 ही थे, मान लिया 6 होते Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6। तो एक बार Q1 Q2 लूँगा, एक बार Q1 Q3, एक बार Q1 Q4 Q1 Q5 Q1 Q6, फिर Q2 Q3 Q2 Q4 Q2 Q5 Q2 Q6 3 Q। तो देखो करना क्या है, हर बार में 2 आवेश छांटने हैं मेरे को और उनके बीच की दूरी लेनी है। 2 आवेश लेने हैं, उनके बीच की दूरी, 2 आवेश उनके बीच की। तो 3 में से 2 चुनने के कितने तरीके हैं? 3C2। इसकी वैल्यू क्या है कि 3 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल होता है 6, 2 का फैक्टोरियल होता है 2 इक्वल टू 3 तरीके हैं, 3 ही टर्म है इसमें। लेकिन जब 6 आवेश है तो 6 आवेश में से 2 2 चुनने के कितने तरीके हो जाएंगे? हो जाएगा 6C2। 6C2 क्या हो जाएगा? 6 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल, 6 में से 2 गया 4 का फैक्टोरियल, यानी 6 गुणा 5 गुणा 4 का फैक्टोरियल बटे 2 गुणा 4 का फैक्टोरियल। 4 के फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल मर गया, 2 3 6 मर गया 3, 15 तरीके हो जाएंगे। यानी उसमें ऐसे जैसे इसमें 3 टर्म आए 15 टर्म आएंगे, 15 दूरियाँ होगी अलग अलग। ऐसे ही है, बस इसको ध्यान रखना है। यानी 2 चुनने हैं, जितने भी दे दो मेरे को तो उतने तरीके हो जाएंगे NC2। टोटल ये तरीके हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने द्विध्रुव के लिए पढ़ा था कि अगर कहीं एक समान विद्युत क्षेत्र हो, एक समान विद्युत क्षेत्र E, और उसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया -Q +Q, तो ये इस पर ऐसे बल लगेगा QE, इस पर ऐसे बल लगेगा QE, और दोनों बल जो है उनका लाइन ऑफ फोर्स अलग अलग है। ये इस लाइन पे लग रहा है, ये इस लाइन पे लग रहा है, तो ये एक टॉर्क जनरेट करेंगे। और टॉर्क बराबर मेरा आ गया था एंड में क्या होता है, बल गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी कर करके P क्रॉस E आ गया था, ठीक है, यानी PE sin थीटा। अब मैं कहता हूँ ये इधर जिस भी कोण पे है, थीटा कोण पे है, सपोज θ1 कोण पे है शुरुआत में, मैं इसको ये वो तो ऐसे रहा, इस पे टॉर्क तो ऐसे लग रहा है, मैं इसको पकड़ के उल्टा ऐसे घुमाना चाहता हूँ, हाँ ऐसे से ऐसे घुमाना चाहता हूँ, तो मेरे को जो टॉर्क लग रहा है इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य का एक तो हमने अभी पढ़ा था क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है, बल गुणा विस्थापन। एक होता है टॉर्क यानी कि बलाघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन, ठीक है। अब अगर मेरे को थोड़ा सा d थीटा घुमाना है तो मेरे को थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा, dw बराबर 2d थीटा, ठीक है। और कुल मिला के अगर मेरे को θ1 से θ2 तक कुल कार्य निकालना है तो 2d थीटा को मैं θ1 से θ2 तक क्या कर दूंगा, पूरा इंटीग्रेट कर दूंगा। कर पूरा के इसकी वैल्यू आएगी PE cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है। तो ये कार्य जो मैं क्या है वो इसकी क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट होगा। जैसे ही छोड़ूंगा ये फिर से आएगा, वो इसकी गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होगा। ये ऐसे रहना चाहता है, तो मतलब इसकी जो है जब वो ये थीटा एंगल पे रखा हुआ है, पकड़ा हुआ है किसी ने, तो उस समय इसकी कुछ स्थितिज ऊर्जा भी है, और वो स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट करते हैं, वो आती है -PE cos θ। किसकी? ये द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा -PE cos θ। अब इस फॉर्मूले से अगर मैं देखूं, इस फॉर्मूले से अगर मैं देखूं तो अगर मैं द्विध्रुव को ऐसे छोड़ दूं, यानी थीटा बराबर 0, यानी द्विध्रुव ऐसा है, ऐसा -Q +Q, इस सिचुएशन में इस पे कोई टॉर्क तो लगेगा नहीं भाई, ये बल क्यों ही इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, एक ही लाइन पे लग रहे हैं दोनों बल, तो टॉर्क क्यों लगेगा? तो कोई टॉर्क तो लगेगा नहीं। लेकिन इस स्थिति में अगर इसकी स्थिति जो देखें वो होगी -PE cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये क्यों आई इतनी स्थितिज ऊर्जा? एक्चुअली ये स्थितिज ऊर्जा आई इस द्विध्रुव को इस विद्युत क्षेत्र के, जैसे क्या था, इस आवेश के भीतर लाने में जो किया गया कार्य है ना, वो इसकी वजह से आई है ये स्थितिज ऊर्जा। क्या बक दिया है मैंने? ध्यान से सुनो। देखो ये जो +Q आवेश है ये विद्युत क्षेत्र में, ये -Q आवेश से
इनके बीच की दूरी क्या लेते हैं, 12 लेते हैं। 12 पीछे है ना। अगर इधर इस बिंदु पर विभव VA है और इस बिंदु पर विभव VB है, तो इनके बीच का A बिंदु का और B बिंदु का विभवांतर कितना होगा? क्या बक रहा हूं मैं ऐसे ही सोच रही हूँ ना, लेकिन मैं सही बक रहा हूँ। कितना होगा? सपोज किसी आवेश Q को यहाँ से उठा के यहाँ पर लेके जाना पड़ रहा है, इस प्लस Q को यहाँ के उठा के यहाँ पे लेके जाना पड़ रहा है, तो कितना कार्य करना पड़ेगा मेरे को? W बराबर F गुणा D, बल गुणा विस्थापन। बल क्या होता है? QE गुणा D, ठीक है। और ये E गुणा D जो होता है यही मेरा विभव होता है, क्योंकि कार्य बराबर क्या था? Q इंटू V था। उनको हमने तो देखा ही नहीं, अरे भाई लिखा नहीं था विभवांतर इक्वल टू कार्य बटा W, कार्य बटा W, कार्य बटा आवेश, है ना। तो आवेश तो ये का यही का यही है, और ये विभवांतर है इनके बीच का, इस A बिंदु के और B बिंदु के बीच का। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये माइनस Q तो देखो विश्व विद्युत क्षेत्र के भीतर ये तो माइनस Q तो खुद ही जा रहा है, भाग रहा है। ये प्लस Q को हम धकेल के ला रहे हैं अनंत से, माइनस Q तो खुद ही भाग रहा है, प्लस Q को हम धकेल के ला रहे हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र है भाई, बल लगाएगा इस पर, विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, प्लस Q पर, माइनस Q पर नहीं लगता है। तो मेरे को जब तक हम दूर थे, बाहर थे, माइनस Q है, ये प्लस Q है, जितना इसको धकेलने में कार्य करना पड़ रहा था उतना ही ये इस माइनस Q को विद्युत क्षेत्र खुद ही धकेल खींच ले रहा था। तो मेरे को कुल मिला के कोई कार्य नहीं करना पड़ा। जैसे मैं लेकिन इसके अंदर घुसा, ये प्लस Q जो है इस माइनस Q से 12 पीछे रह गया, ठीक है, 12 पीछे रह गया, इसलिए मेरे को इतना PE कार्य एक्स्ट्रा करना पड़ता है। देखो ये Q इंटू D, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई ऐसे ना करूँ, ऐसे करूँ, Q इंटू D क्या होता है? आवेश और उसके बीच की दूरी, या 12ED है यहाँ पर, वो क्या होता है? PE। ये कार्य मेरे को एक्स्ट्रा करना पड़ता है और वो उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अब तुम कहोगे कि अरे ये तो बात ही उल्टी कह दी तुमने, कहाँ एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ रहा है? अगर एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ता तो ये निगेटिव में क्यों आती? एक्स्ट्रा कार्य एक्चुअली इसने कर दिया, इसने मेरे से थोड़ा कार्य ज़्यादा कर दिया, क्योंकि इसने माइनस Q को थोड़ा भीतर तक खींच लिया, यहाँ तक है, माइनस Q थोड़ा आगे तक चला गया, प्लस Q थोड़ा पीछे ही रह गया। तो मेरे को, मैंने तो जितना कार्य किया इस प्लस Q को लाने के लिए, उल्टा बोल दिया, थोड़ा मेरे को कम करना पड़ता है। इस विद्युत क्षेत्र ने इस माइनस Q को खींचने के लिए थोड़ा ज़्यादा कार्य कर रहा, कितना? P ज़्यादा किया, इसलिए इसकी स्थितिज ऊर्जा -P है। मतलब अगर मेरे को उल्टा बाहर खींचना है, इसको उल्टा बाहर खींचना है विद्युत क्षेत्र से, तो मैं तो प्लस Q को खींच रहा हूँ, नहीं प्लस Q को नहीं खींच रहा हूँ मैं, प्लस Q को तो ये विद्युत क्षेत्र खुद ही धकेलेगा, मेरे को माइनस Q को खींचना पड़ेगा, लेकिन मेरे को माइनस Q को 12 दूरी एक्स्ट्रा खींचना पड़ेगा, क्योंकि 12 अंदर तक ज़्यादा घुसा हुआ है माइनस Q। पता नहीं तुमको क्या समझ यार। अच्छा इसको, चित्र को ना ऐसे समझो, अगर ये ऐसा होता, अगर मैं इसको ऐसे उठा के लेके आता, इधर माइनस Q इधर प्लस Q, बराबर ऐसे उठा के ऐसे रख देता, माइनस Q प्लस Q। इस केस में देखो, जितना माइनस Q है जिस पोटेंशियल पर, उसी पोटेंशियल पर प्लस Q है, बराबर बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको पोटेंशियल पे, पोटेंशियल एनर्जी क्या है उसकी? PE cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री की वैल्यू जीरो पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि जितना कार्य मैंने प्लस Q को धकेलने में किया, उतना ही कार्य इस विद्युत क्षेत्र ने इस माइनस Q को धकेलने में किया। अगर बाहर भी निकालूंगा तो मैं जितना करूंगा उतना ही वो करेगा, बराबर बराबर बात है। लेकिन इस केस में मेरे को इस माइनस Q को 12 एक्स्ट्रा खींचना पड़ेगा और एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, इसलिए उस पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी है, समझ गए? मतलब ये जितना ऐसा रहेगा 90 डिग्री पे, उतना ही पोटेंशियल एनर्जी इसका लगभग जीरो रहेगा। इस केस पे इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, लेकिन इस केस में इसका टॉर्क मैक्सिमम है। और जब इसका पोटेंशियल एनर्जी जो है मैक्सिमम है जिस केस में, उस केस में इसका टॉर्क जीरो है। ये भी खतरनाक ही बात है, क्योंकि टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है PE sin थीटा
अब थीटा 0 है तो ये केस है, टॉर्क 0 है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। और जब थीटा 90 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। याद रखना इस बात को, मुझे भी आज ही समझ आई है अभी अभी, पता नहीं छोड़ दो, जितनी भी समझ में आई है ये फॉर्मूला याद रखो। अब तो ये इतना कार्य करना पड़ता है। चलो मिटा देता हूँ। मजा आया वैसे, फिर नहीं समझ में खुद से समझने की कोशिश करिए, मजा आएगा। कई लोग बोल रहे घंटे का मजा। अब देखो मेरे दोस्तों, एक चीज होती है जिसका हम बोलते हैं विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होती है? दूरी के साथ विभव में परिवर्तन। जैसे मैं कहता हूँ इस क्यू आवेश के कारण r दूरी पर विभव क्या है मेरा, v बराबर के क्यू बाई आर। के मतलब वही 1/4πε0। मैं दूरी को थोड़ा बढ़ाता हूँ भाई, विद्युत क्षेत्र प्लस का आवेश पे बात करते हैं हमेशा, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, ठीक है, और चाहे कोई भी आवेश हो। लेकिन अब मैं इस दूरी को थोड़ा r प्लस डी आर कर देता हूँ, ठीक है, ये डी आर दूरी होगी। तो मैंने क्या कर दिया, दूरी को r प्लस डी आर कर दिया। विभव क्या हो जाएगा, के क्यू बटे r प्लस डी आर हो गया। कम हो गया, देखो बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे कम हो गया। कितना कम हो गया, तो कम के लिए लेकिन हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे हम। निगेटिव वैल्यू हो गई तो मतलब चीज़ कम हुई है, पॉजिटिव वैल्यू आती है तो मतलब चीज़ बढ़ गई है। तो वी डैश माइनस वी करेंगे तो के क्यों तो बाहर आएगा, 1/r प्लस डी आर माइनस 1/r। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, के क्यों ये आर इधर r माइनस डी आर बटे इन दोनों की गुणा r इंटू आर प्लस डी आर, ठीक है। ये तो इससे तो माइनस हो गई, कट गया, माइनस डी आर बचा बस खाली। अब देखो ये r की तुलना में डी आर तो बहुत ही छोटा है, तो जोड़ में तो इसको लगभग r ही मान लेंगे हम, ठीक है, 0 मान लेते हैं। ऊपर 0 नहीं मान सकते क्योंकि पूरा ही 0 हो जाएगा, पर नीचे मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया, के क्यू बटे आर स्क्वायर माइनस बाहर और डी आर। ये विभव में परिवर्तन है, छोटा सा डी आर बदलने से ये परिवर्तन हुआ, इसलिए इसको परिवर्तन को भी डीवी बोलेंगे, थोड़ा सा परिवर्तन, ठीक है। तो ये डीवी की वैल्यू आई है इधर, तो इस डी आर को अगर मैं डिवाइड में ले जाऊं, डीवी बटा डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और जो के क्यू बाई आर स्क्वायर है ये क्या विद्युत क्षेत्र की वैल्यू नहीं है आर दूरी पर, ठीक है। तो डीवी बाई डी आर बराबर हो गया माइनस ई, ये ई है विद्युत क्षेत्र, और डीवी बाई डी आर विभव में परिवर्तन की दर, इसी को बोलते हैं विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता जो है वो माइनस ई के बराबर होते हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान कम होता है, ठीक है। अगर किसी बिंदु पर कहीं अगर विद्युत क्षेत्र 0 हो, अगर कहीं विद्युत क्षेत्र 0 हो, यानी dv बाई डी आर बराबर 0 हो, तो v बराबर हो जाएगा कांस्टेंट, यानी कि दूरी के साथ साथ मेरा विभव नहीं बदल रहा। इसका एग्जांपल एक लेते हैं, जैसे गोलीय चालक है कोई, उसकी सतह पर आवेश है, तो हमने पढ़ा था इसके पृष्ठ पर विभव क्या हो जाएगा, आर त्रिज्या का है, इसके पृष्ठ पर विभव हो जाएगा v बराबर 1/4πε0। नहीं भी पढ़ा तो पढ़ लो क्यू बाई आर, ठीक है। अब भीतर हमने पढ़ा था इसके विद्युत क्षेत्र 0 होता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन तो पढ़ा ही होगा। तो भीतर 0 होता है विद्युत क्षेत्र, तो भीतर जाते टाइम मेरा विभव कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि विद्युत क्षेत्र 0, इसलिए गोलीय चालक के भीतर हर जगह हर बिंदु पर भीतर विभव क्या रहेगा, यही रहेगा सेम जो उसके पृष्ठ पर होता है यार उसकी त्रिज्या, क्योंकि भीतर विद्युत क्षेत्र 0 है, विद्युत क्षेत्र 0 होता है तो दूरी के साथ विभव में परिवर्तन होता है। बाहर क्या विद्युत क्षेत्र 0 होता है, नहीं, बाहर विद्युत क्षेत्र होता है, बाहर विद्युत क्षेत्र होता है तो बाहर जाते जाते विभव घटता जाएगा, क्योंकि बाहर विद्युत क्षेत्र 0 थोड़ी ना, भीतर है। तो केंद्र से लेके सतह तक विद्युत विभव 1/4πε0 क्यू बटा आर रहेगा गोलीय चालक के लिए। चलो बहुत बढ़िया, ये भी होगा।
इस वीडियो में टाइम कितना हो गया मैं देख लूँ। आधा घंटा तो हो ही गया भाई, 1 घंटा फिजिक्स क्वेश्चन कब करें। तो धारिता यानी कैपेसिटेंस, 10 मिनट इसको भी दे देते हैं। कैपेसिटेंस होती है किसी चालक की आवेश को ग्रहण करने की क्षमता। द कैपेसिटी ऑफ ए, चालक को क्या बोलते हैं, द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर टू होल्ड टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, ठीक है। एंड एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। एक युक्ति जिसको आवेश को संचित, स्टोर को संचित करने के लिए, देखो इंग्लिश वाले हिंदी सीखो, हिंदी वाले इंग्लिश सीखो, मैं दोनों सीख रहा हूँ। इसको संचित करने के लिए प्रयोग की जाती है, उसको संधारित्र बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई चालक है उस पर आवेश क्यों है, और उसका देखो चालक की हमेशा सतह पर आवेश होता है, ये भी बात याद रखना। हमने पढ़ा था चालक की केवल सतह पर आवेश होता है, और विद्युत क्षेत्र चालक की सतह के हमेशा लंबवत होता है, बल रेखाएं उसकी सतह के लंबवत गुजरेगी, ठीक है। उसके भीतर स्थिर वैद्युत कंडीशन में जब तक कि उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, उसके भीतर का विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 हो, तो अभी भी हमने पढ़ा है, ठीक है। और उसका विभव जो है पृष्ठ का v है, तो उसकी धारिता C बराबर होती है Q बटा V। मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम बटा वोल्ट, ठीक है, कूलाम बटा वोल्ट, इसको या फैरड बोलते हैं, ऐसा मात्रक फैरड, ठीक है। एक फैरड बड़ा मात्रक है, इसलिए हम ज़्यादातर माइक्रो फैरड, नैनो फैरड, पीको फैरड इनका यूज करते हैं। नैनो माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 फैरड, नैनो मतलब 10⁻⁹, पीको मतलब 10⁻⁻12, ठीक है। अब हम निकालते हैं गोलीय चालक की धारिता। हमने कहा कि गोलीय चालक है, उसका विभव अभी हम पढ़ रहे थे, उसकी सतह पर विभव 1/4πε0 Q बटा R होता है, R उसकी त्रिज्या है, ठीक है। और C बराबर है Q बटा V, तो C बराबर Q बटा 1/4πε0 Q बटा R, Q से Q कैंसिल हो गया, यह आ गया 4πε0 R। एक आइसोलेटेड यानी अलग है जो विलगित गोलीय चालक की धारिता। अगर ये चालक के भीतर जो है कि उसका के प्रावैद्युतांक भरा हुआ है, कुछ भरा हुआ है उसके भीतर, मतलब लोहे की बोल है, उसके भीतर कुछ लकड़ी, कुछ भी प्रावैद्युत पदार्थ ऐसा भरा हुआ है, लकड़ी होती है नहीं पता, तब क्या हो जाएगा, तब उसकी धारिता हो जाएगी 4πε0 K और R क्या है, उस प्रावैद्युत का प्रावैद्युतांक, उस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है अंग्रेजी में, ओके। हाँ, ऐसे इस फॉर्मूले का यूज करके जब हम पृथ्वी की धारिता निकालते हैं तो वो आती है 711 माइक्रो फैरड, ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या लेनी होती है हमें 6400 किलोमीटर, है ना, और किलोमीटर को मीटर में भी बदलना होता है, ये भी याद रखना, उन करके देखना। अब देखो बात आती है, सबसे ज़रूरी बात जो है वह समांतर प्लेट संधारित्र। इसमें फोका हो गया। समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, जैसे कोई चालक है, उस पर आवेश है, तो इसको प्लेट समझना, बिल्कुल ऐसे। प्लेट कैसे बनाते हैं, ऐसे। ये चालक है, इस पर आवेश है, इस पर इसका पोटेंशियल है, कुछ भी वी पोटेंशियल है भाई, आवेश है। एक लिमिट से ज़्यादा, क्योंकि चार्ज हमेशा चालक की सतह पर होता है, एक लिमिट से ज़्यादा चार्ज दूंगा इसको, ठीक है। पहली बात तो दूंगा, तो उसको देने में मेरे को कार्य करना पड़ेगा, पोटेंशियल ज़्यादा है, कार्य W बराबर V गुणा Q, और एक्स्ट्रा चार्ज लाने के लिए, है ना। दूसरी बात, ज़्यादा चार्ज हो जाएगा, ज़्यादा विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, वो चार्ज जो है वायु में भागना शुरू हो जाएगा, स्पार्क्स होने शुरू हो जाएंगे वो, और वायु में क्या हो जाएगा, वो क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या शब्द बोलते हैं, लेकिन स्टोर एक लिमिट से ज़्यादा कर नहीं सकते, क्योंकि विभव बहुत ज़्यादा हो जाता है पोटेंशियल। तो मैं क्या करूँ, अगर इसके पास में एक निगेटिव वाला ला के रख दूँ, निगेटिव वाला चालक,
तो देखो निगेटिव वाला चालक क्या करेगा, इसका पोटेंशियल को क्या करेगा, कम करेगा, है ना, क्योंकि उसके पोटेंशियल के फॉर्मूले में क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस क्यू बाई आर। तो कुछ तो जितना इसके नज़दीक लेके आऊँगा इस निगेटिव वाले को, उतना ही वो क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को कम करेगा। इसके पोटेंशियल को कम करेगा तो क्या होगा, मैं इसको और ज़्यादा चार्ज दे दूंगा इधर से, बस यही है। निगेटिव वाला लाता हूँ, वो इसकी सतह के पोटेंशियल को कम करता है, मैं पीछे से और चार्ज फेंक के मार देता हूँ। तो समांतर प्लेट संधारित्र ऐसी बात है भाई, सीधा सीधा। अगर हमें पता है प्लेट के बीच की दूरी को डी बोलते हैं, इसको क्या बोलता है, इसके एरिया को ए, क्षेत्रफल को ए बोलते हैं। इस पर प्लस क्यों आवेश है, इस पर माइनस क्यों आवेश है, ठीक है। वो बात अलग है कि एक लेके आते हैं उसको, एक साइड प्लस आ गया, एक साइड माइनस आ गया, फिर उसका अर्थिंग कर दिया, माइनस उधर प्लस उधर चला गया, माइनस उधर, वो सब ठीक है। पर एक पे प्लस बचेगा, या उसको बैटरी के सिरे से जोड़ दो निगेटिव से, वो सब कहानी करके एक पे माइनस बचेगा। आवेश क्यों है, क्षेत्रफल ए है, तो आप पृष्ठीय आवेश घनत्व तो क्या होगा, क्यू बटा ए, सिग्मा बराबर क्यू बटा ए। इनके बीच का विद्युत क्षेत्र जो होता है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई बराबर होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। इनके बीच की दूरी डी है, तो बीच का विभवांतर वी बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू डी होता है, तो सिग्मा डी बटा एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू क्यू बटा ए, यानी क्यू डी बटा ए एप्सिलॉन नॉट। और फिर हम कहेंगे धारिता होती है सी बराबर क्यू बटा वी, तो क्यू बटा क्यू डी बटा ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। ये हो गया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ओके, अगर इसके अंदर के परावैद्युतांक का परावैद्युत पदार्थ भर दे तो धारिता हो जाएगी के एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। अगर आंशिक रूप से भर दे, यानी टी चौड़ाई तक, ठीक है, उसका भी एक है तरीका, मतलब कर ही देता हूँ चलो उसको तो। यानी ये मेरा संधारित्र है, डी दूरी थी इनके बीच की, टी मोटाई का कुछ एक परावैद्युतांक पदार्थ धर दिया, के परावैद्युतांक इसका, और इसकी चौड़ाई क्या है, टी। तो भाई अब क्या हो गया, पहले तो डी दूरी तक था वायु में, अब टी दूरी तक तो बन गया मेरा के वाला, ये मतलब टी दूरी तक तो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, उसको C1 बोल देता हूँ, के एप्सिलॉन नॉट ए बटा टी। और जो पूरी बाकी डी माइनस टी बची, उसके लिए C2 यूज करना पड़ेगा, एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी माइनस टी, ठीक है। अब ये दो संधारित्र ऐसे हो गए, ऐसे मान लेते हैं वो, इस तरीके से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। एक की चौड़ाई दूरी क्या है, डी वाला है, डी माइनस टी वाला, और एक है टी वाला, मतलब एक C1 है, एक C2 है। इनको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। संधारित्र को यानी कैपेसिटर को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का जो फॉर्मूला होता है वो प्रतिरोध से उल्टा होता है। यानी कि प्रतिरोध क्या होता है श्रेणी क्रम में, यानी इन सीरीज इट इज R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, बट फॉर कैपेसिटर्स इट इज 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट 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 इन सीरीज। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1/C बराबर टी बटा, उल्टा कर रहा हूँ सीधा सीधा यहीं, के एप्सिलॉन नॉट ए प्लस डी माइनस टी बटा एप्सिलॉन नॉट ए। तो 1/एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन आएगा, ये क्या हो गया, टी बटा के प्लस डी माइनस टी। 1/C की वैल्यू है, उलट दूंगा इसको फिर से, तो C की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी माइनस टी प्लस टी बटा के। जय श्री राम। ये हो गया। एक बात और इम्पोर्टेंट बात, संधारित्र को जो हम चार्ज कर रहे हैं, ये जो सिस्टम बना रहे हैं, उसकी
बीच में ऊर्जा संचित हो रही है विद्युत क्षेत्र के रूप में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संचित होती है। और इसका मान क्या होता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा का, संचित ऊर्जा का जो भी है 1/2 CV² या 1/2 QV या 1/2 QV²/C ये होता है संधारित्र के बीच संचित ऊर्जा। एक निकालते हैं हम ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व क्या होता है, इस ऊर्जा को इस पूरे क्षेत्र के आयतन से भाग दे देंगे, यानी ऊर्जा जो भी है, सपोज कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करूँ, ये वाला कर लेते हैं, ये वाला अच्छा है, 1/2 QV बटा इसका पूरा क्षेत्रफल और गुणा इनके बीच की दूरी d, वो पूरा आयतन हो गया। v जो क्या था वो था E × d, ये था विद्युत क्षेत्र गुणा बीच की दूरी, d से d कैंसिल हो गया। दूसरी ओर q जो था, q बराबर होता है CV के, और C था ε0A/d गुणा v क्या था E × d, तो d से d कैंसिल हो जाएगा, q की वैल्यू आ गई ε0A और E, ठीक है, तो 1/2 ε0A E और E × E² हो जाएगा बटा E, तो इसे कैंसिल हो गया। ऊर्जा घनत्व आ गया 1/2 ε0E², ये हो गया। कुछ छूट गया क्या, कुछ तो लोग कहेंगे। लिख लो इसको। अगर एक गोला है, ये इस पे क्यों चार्ज है, मैंने कहा था इसकी धारिता क्या होती है, तो हमने कहा था C = 4πε0R, जहाँ इसकी त्रिज्या है, ठीक है, उसको R1 बोल देते हैं। मैंने कहा इस पे मैंने कुछ लपेट दिया यहाँ तक, कुछ भी, हाँ, तुम क्यों लपेटा, ताकि इसके ऊपर एक और फिर गोला लपेट सको कुछ, फिर से लोहा ले दिया, मतलब चालक ले दिया, फिर से बीच में कुछ अलग पदार्थ भर दिया। इसकी एक सतह पर निगेटिव चार्ज आया, देखो समांतर प्लेट जैसे कुछ बन गया ना, और दूसरी सतह को जिस पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या कर दिया, उसको अर्थिंग कर दी, उसकी वो पॉजिटिव चार्ज भगा दिया। अब चक्कर बदल गया, इधर क्यों चार्ज है पॉजिटिव वाला, इधर भी क्यों चार्ज है नेगेटिव वाला। इस क्यों चार्ज, ये बड़े वाले को देखो, बड़ा वाला जिसपे नेगेटिव चार्ज बचा हुआ है, इसके अंदर पूरे पे इसका पोटेंशियल क्या होगा, हमने बताया था अंदर पोटेंशियल समान रहता है, बदलता ही नहीं है चालक के भीतर, वो होता है 1/4πε0, जो भी इसका चार्ज है -q बटा जो भी इसकी त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या बड़े वाले की R2 लेंगे तो R2, ये इसका पोटेंशियल होता है। भीतर वाले का क्या पोटेंशियल था, भीतर वाला जो बेचारा पॉजिटिव चार्ज था जिसपे, तो इसकी त्रिज्या R1 थी, इसका पोटेंशियल था V = 1/4πε0 Q/R1, ठीक है। और कुल पोटेंशियल क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे, माइनस वाला है तो घट जाएगा, तो कुल पोटेंशियल हो जाएगा 1/4πε0, कॉमन आ गया, Q भी कॉमन आ गया, 1/R1 - 1/R2, क्यों ये पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव वाला है, यानी कि Q/4πε0 ये हो जाएगा R1 R2 और ऊपर आ जाएगा R2 - R1, ये हो गया पोटेंशियल V की वैल्यू। इसकी धारिता क्या होगी, धारिता इसको मिटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, धारिता इसकी होगी C बराबर वही Q/V होता है, धारिता C बराबर Q/V, कहाँ करूँ, इधर ही करते हैं ना, इधर मिटो देते हैं। धारिता होती है C बराबर Q/V, क्यों कितना है, क्यों तो क्यों ही है, V कितना आ गया, Q/4πε0 R2 - R1 बटा R1 R2, क्यों से क्यों कैंसिल हो गया, ये प्रक्रिया ऊपर चली गई,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 और नीचे R2 माइनस R1, ये इसकी धारिता होगी। ठीक है, अब पढ़ा बहुत लिया है, अब एक दो सवाल देखते हैं इसका कुछ, बस। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एक रेगुलर हेक्सागोन है, हिंदी में बोले तो समषटभुज, इसके 6 कोनों पर 6 आवेश क्यों रखे, क्यों का वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम, इसके केंद्र पर मेरे से पूछा है, क्या पूछा है, विद्युत विभव। तो ये मेरे को दूरी चाहिए होगी, इसके इससे दूरी, इससे इससे दूरी, इससे इससे दूरी, इससे दूरी, इससे दूरी, इससे दूरी। समषटभुज यानी रेगुलर हेक्सागोन की खास बात होती है, इसको 6 समबाहु त्रिभुजों में यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में बांटा जा सकता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी भुजाएं बराबर होती है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। यानी ये जैसे ये क्यों पकड़ूं मैं, इस क्यों की वजह से विभव क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस क्यों की वैल्यू बटा इसके लिए आर की वैल्यू। ठीक है, दूसरे वाले को पकड़ूंगा उसके लिए भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके क्यों की वैल्यू आर की वैल्यू, लेकिन क्यों की वैल्यू आर की वैल्यू सबके लिए बराबर ही है। तो कोई सी एक के लिए निकाल के, मतलब एक के लिए निकाल के उसमें मैं 6 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि सबके चिन्ह भी सेम है, सब जुड़ेंगे तो टोटल विभव आ जाएगा। कोई 3 निगेटिव होते तो मामला 0 भी हो जाता। तो इसकी वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर 9, इसकी वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम 10 की पावर -6 है, आर की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर यानी 10 की पावर -1 मीटर, और 6 है टोटल। तो 9 6 54 गुणा ये ऊपर जाएगा 10 की पावर 4 बचा इतना वोल्ट। ठीक है, बढ़िया, राजी खुशी। अगला सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन है मेरा कि 8 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभव 20 वोल्ट से 30 वोल्ट कर दिया है, तो इसकी संचित ऊर्जा में परिवर्तन को ज्ञात कीजिए। उसके लिए शॉर्ट में ही लिखा है। तो देखो, संचित स्थितिज ऊर्जा या संचित ऊर्जा जो भी है उसकी U की वैल्यू होती है 1/2 CV² या 1/2 QV या Q²/C। C और V है मेरे पास, तो ये दो लिया है। अच्छा, तो पहले कितनी ऊर्जा थी और बाद में कितनी ऊर्जा, बाद वाली में से पहले वाली घटा देंगे तो मेरा डेल्टा यू आ जाएगा, यानी मेरा डेल्टा यू हो जाएगा 1/2 C तो कितना है 8 माइक्रोफैरेड गुणा 30 वोल्ट का स्क्वायर, ये बाद में इतनी ऊर्जा हो गई 30 वोल्ट हो गया था, और पहले थी 1/2 8 माइक्रोफैरेड गुणा 20 वोल्ट का स्क्वायर। तो 1/2 गुणा 8 माइक्रोफैरेड, और माइक्रोफैरेड ये वोल्ट लिखने की जरूरत नहीं, अब लास्ट में पता है उत्तर तो जूल में आएगा, ऊर्जा है 8 गुणा ये 30 का स्क्वायर इधर 900 हो जाएगा, ये कॉमन ही आ गया, माइनस 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, इतना जूल। ओए माइक्रो का लेकिन गुणा 10 की पावर -6 लिखना पड़ेगा, माइक्रो है ना, तो 10 की पावर -6। तो 2 से 8 कटा 4 और 900 में से 400 गए 500, 500 की 4 में गुणा करेंगे हो जाएगा 2000। तो 2000 गुणा 10 की पावर -6 जूल, या 2 गुणा 10 की पावर -3 जूल। ये याद रखना है, आसानी है, आसानी करवाता हूँ मैं, आसानी आते मेरे से। तो अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत परिपथ में 2 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र को 1 किलोवोल्ट यानी 1000 वोल्ट विभवांतर के बिंदुओं के बीच लगाना है। ठीक है, यानी मेरे पास धारिता चाहिए मेरे को 2 माइक्रोफैरेड और विभवांतर चाहिए 1000 वोल्ट।
मेरे पास 1 माइक्रोफैरड धारिता के बहुत सारे संधारित्र उपलब्ध है। ठीक है, तो बढ़िया है, 1 माइक्रोफैरड का है, उसको दूसरे के साथ समांतर क्रम में जोड़ देता हूँ। 1 माइक्रोफैरड टोटल क्या हो गया, 2 माइक्रोफैरड हो गए। समांतर क्रम में संधारित्र जुड़ते हैं C बराबर C1 प्लस C2। ठीक है, यह है समांतर क्रम। और श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं ऐसे, ये जुड़ते हैं 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। यानी ऐसे अगर मैं एक एक को जोड़ूंगा, 1 माइक्रोफैरड, तो टोटल मेरा हो जाएगा 1/2। और यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरड। चलो बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे संधारित्र उपलब्ध है, लेकिन जो 300 वोल्ट विभवांतर तक सहन कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं इन दोनों को ऐसे ये जोड़ा हूँ, इनके बीच का लेकिन विभवांतर कहाँ तक सहन कर सकते हैं, 300 वोल्ट तक सहन कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, एक काम करता हूँ, एक और ऐसा ही सिस्टम जोड़ दे दूँ। 300 वोल्ट इसने सहन किया है, 300 वोल्ट ये सहन करेगा। टोटल कितना हो गया मेरा, टोटल हो गया 600 वोल्ट। एक और जोड़ देता हूँ ऐसे ही। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 300 वोल्ट और 900, तो एक और जोड़ देता हूँ। अब कितना आ गया, 300 वोल्ट इसका, 300 इसका, 300 इसका, 300 इसका, तो ये तो 1200 वोल्ट हो गया। काम तो हो गया मेरा। लेकिन इनकी धारिता देखनी पड़ेगी। देखो समांतर क्रम में अगर मैं इनको जोड़ दा, धारिता तो बढ़ती जाती, लेकिन समांतर क्रम में विभवांतर सेम ही रहता, 300 ही रहती इनकी क्षमता। अब श्रेणी क्रम में जोड़ा हूँ तो विभवांतर तो जुड़ गया, 4 कितना हो गया, 1200 वोल्ट हो गया। लेकिन धारिता इन दोनों की क्या थी, 2 माइक्रोफैरड थी। इन दोनों की भी एक एक का ऐसे जोड़ा है, तो यहाँ तक क्या हो जाएगा, टोटल 2 माइक्रोफैरड को समांतर क्रम में जोड़ दिया तो उन दोनों से 1 माइक्रोफैरड बन जाएगी फिर से। अबे यार, इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा है, इनका भी 1 माइक्रोफैरड जुड़ जाएगा, बन जाएगा मतलब। और फिर ये समांतर टोटल मतलब धारिता रहेगी मेरे पास 0.5 माइक्रोफैरड ही, समांतर क्रम में इतनों को जोड़ने की वजह से। तो इसका क्या गिरा, इसका क्या इंतजाम किया जाए, मतलब और संधारित्र लगेंगे कैसे। इस बार क्या कर दूं, मैंने टोटल धारिता 4 लाइन में जोड़ने, 4 तो लाइन मेरे को चाहिए ही होगी, ये तो मेरे को बात समझ में आ गई, क्योंकि 300 वोल्ट है, 300 वोल्ट है, 300 वोल्ट है, 300 वोल्ट है, तो 4 तो चाहिए ही होगी 1200 वोल्ट, ताकि 1000 के ऊपर हो जाए क्षमता। अब क्या करूँ, मैंने टोटल यहाँ पर 2 2 2 2 की थी, तो आंसर मेरा 2/4 आ गया, यानी कि 1/2 माइक्रोफैरड ही कुल मिला के धारिता मिली मेरे को, लेकिन मेरे को चाहिए 2 माइक्रोफैरड। तो मैं ऐसे करते करते क्यों ना मैं इधर 8 कर दूँ एक ही बार में, तो 4 उसमें 8/4 2 माइक्रोफैरड हो जाएगा। मतलब अगर मैं इधर 8 संधारित्र ऐसे जोड़ूँ एक एक के, 8 है भाई, तो एक 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 जुड़ के यहाँ पर कितनी होगी धारिता, 8 माइक्रोफैरड। यहाँ पर भी विभवांतर वही रहेगा 300 वोल्ट, क्योंकि समांतर क्रम में जुड़ रहा है। यहाँ कितनी हो जाएगी, 8 माइक्रोफैरड, विभवांतर वही 300 वोल्ट ही। यहाँ पर 8 माइक्रोफैरड, 8 जोड़ रहा हूँ ना, और यहाँ पर भी 8 माइक्रोफैरड। अब इन चारों को जब मैं श्रेणी क्रम में जोड़ूंगा तो 1/8 1/C बराबर 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 बराबर 4/8, यानी कि 1/2, और C की वैल्यू आ जाएगी 2 माइक्रोफैरड। सर श्रेणी क्रम का सीधा सीधा है, अगर सारे बराबर है तो 1 को लेके 8 माइक्रोफैरड, उसके नीचे जितने हैं 4 को वे 4 बार जुड़ रहे हैं मतलब, तो 4 से भाग दे दो, 2 माइक्रोफैरड। अब कितने टोटल न्यूनतम कितने संधारित्र की आवश्यकता है, तो 8 यहाँ लगे, 8 यहाँ, 8 यहाँ, 8 यहाँ, 8 चौक टोटल 32 संधारित्र लगे हैं। कितने, 32 संधारित्र लगे हैं। हाँ यस, इसको ध्यान से समझो। समांतर क्रम में जुड़ रहा था, धारिता जुड़ रही थी, लेकिन विभवांतर उतना ही रह रहा था। अगर 32 के 32 को समांतर क्रम में जोड़ देता
तो विभवांतर 300 ही वोल्ट रहता, धारिता हो जाती 32 माइक्रोफैरड। अगर 32 के 32 को श्रेणी क्रम में जोड़ देता ऐसे एक के बाद एक, तो विभवांतर हो जाता 300 गुणा 32, 32 के 9600 वोल्ट तक। पर धारिता कितनी बचती? धारिता बचती 1/32। तो धारिता भी तो मेरे को 2 माइक्रोफैरड चाहिए थे, तो इस हिसाब से जोड़ा, 8-8 की कॉलम बनाए, और ये कॉलम बोल रहा ना, नहीं ये एक पंक्ति 2 पंक्ति, 8-8 की पंक्ति, 8-8 4 कॉलम हैं टोटल और 8 पंक्तियां हैं, मतलब ऐसे जुड़े हैं। एक, 2, 3, 4 ऐसे जुड़ गए, ये एक पंक्ति बन गई, ऐसी टोटल 8 पंक्तियां हैं। ऐसी ये तीसरी, ऐसे करते करते 8 पंक्तियां ऐसी। तो मिला के मेरे को पूरी कंडीशन होगी पूरी, यानी कि 2 माइक्रोफैरड की धारिता और 1000 वोल्ट का विभवांतर। अगला नेक्स्ट, नीचे का तो दिख नहीं रहा होगा। तो क्वेश्चन देखो, ये एक परिपथ का चित्र है, 8 वोल्ट का इधर बैटरी है, ये 2 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र, ये 4 का, ये 3 का और ये 9 का। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो इस 4 वाले पे कुछ आवेश होगा, इस 9 वाले पे भी कुछ आवेश होगा, उन दोनों का आवेश जोड़ के एक आवेश क्यू है, और उस क्यू से 30 मीटर दूर विद्युत क्षेत्र पर। तो मेरा जो मेन मोटिव है वो इसका और इसका, इन दोनों का आवेश पता करने का है। 2 चीज बहुत ही पॉइंट ध्यान में रखना है, जो विभव होता है या विभवांतर होता है वो समांतर क्रम में समान रहता है। मतलब इस 2 माइक्रोफैरड वाले का अकेले का जो विभवांतर है 8 वोल्ट, वही इधर टोटल विभवांतर है, लेकिन वही विभवांतर 2 हिस्सों में बटेगा, इसका अलग होगा कुछ V1 और इन दोनों का सेम होगा क्योंकि ये दोनों भी समांतर क्रम में कुछ V2। आवेश जो होता है वो श्रेणी क्रम में समान होता है, मतलब इधर कुछ आवेश अलग होगा और इधर कुछ आवेश अलग होगा, लेकिन इधर जो आवेश होगा 4 माइक्रोफैरड, इधर भी टोटल वही होगा, लेकिन क्योंकि ये 2 समांतर क्रम में, इन दोनों में वो अलग अलग बट जाएगा। कहने के बाद कुछ समझ में नहीं? चलो छोड़ो। यहाँ देखो ये 9 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड, ये दोनों समांतर क्रम में है, तो 9 और 3 12 माइक्रोफैरड हो जाएगा। तो चित्र कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये 4 माइक्रोफैरड का और ये 12 माइक्रोफैरड का। 4 और 12 दोनों कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है, तो इनको श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। 1/c बराबर 1/4 प्लस 1/12, ये हो जाएगा 4/12 यानी 1/3, जोड़ के c की वैल्यू आ जाएगी 3 माइक्रोफैरड। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर c कितना आ गया? 3 माइक्रोफैरड आ गया। तो चित्र मेरा अब कैसा बचा? इधर 3 माइक्रोफैरड है और उसके समांतर क्रम में नीचे 2 माइक्रोफैरड है, तो टोटल 3 और 2 5 धारिता होगी इस पूरे परिपथ की 5 माइक्रोफैरड। आवेश क्या होता है? आवेश होता है Q बराबर C गुणा V। 5 माइक्रोफैरड गुणा 8 वोल्ट जोड़ा हुआ है, 8 वोल्ट, फैरड गुणा वोल्ट मिलके कूलाम बन जाएगा, माइक्रो अपना ऐसे कैसे रहेगा, तो ये हो जाएगा 40 माइक्रो कूलाम। 8 पंजे 40। अब 40 माइक्रो कूलाम का आवेश है, अब वो देखो वो कैसे कैसे बटा होगा। देखो Q बराबर C गुणा V है, यानी अगर V कांस्टेंट रहे तो Q किसके प्रोपोर्शनल होगा? C के प्रोपोर्शनल होगा, जाहिर सी बात है। अब मैं कहता हूँ कि ये दोनों समांतर क्रम में है, ऊपर का 2 नीचे का 2 ऊपर का 3, यानी विभवांतर यहाँ भी उतना ही है यहाँ भी उतना ही है, तो आवेश क्या होगा? 2:3 में होगा, यानी कि जो 40 माइक्रो कूलाम है उसको 2:3 में बांटना पड़ेगा मेरे को। 2:3 में क्या हो जाएगा? 16 और 24 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 8 3 24,
16, 24, 40, यानी यहाँ इधर कितना आवेश है 16 माइक्रोकुलाम, लेकिन इससे कुछ लेना देना नहीं। यहाँ टोटल है 24 माइक्रोकुलाम। ये और ये टोटल सिस्टम श्रेणी क्रम में है, मतलब इसके पास 24 माइक्रोकुलाम है, तो इन दोनों के पास भी कुल मिला के कितना है 24 माइक्रोकुलाम ही है। अब ये दोनों भी क्या है समांतर क्रम में है, तो इन दोनों का भी विभव सेम होगा, यानी इन दोनों में जो आवेश 24 माइक्रोकुलाम इन दोनों में बटेगा, वो भी किस रेशियो में बटेगा, धारिता के रेशियो में, यानी 3:9, यानी 1:3 में बटेगा। तो 24 को अगर मैं 1:3 में बांटूंगा तो 4 से काटा 24, तो 6 और 18, 6 18, 18 6 24, तो इस 9 वाले का आवेश कितना हो जाएगा 18 माइक्रोकुलाम। इस 4 वाले का कितना है 24 माइक्रोकुलाम। तो टोटल क्यू की मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 वाले का और 9 वाले का जोड़ना है, यानी क्यू की वैल्यू आ गई है मेरे पास 24 + 18, यानी कि 42 माइक्रोकुलाम। और 42 माइक्रोकुलाम के आवेश से 30 मीटर दूर मेरे को विद्युत क्षेत्र बताना है बिंदु आवेश से, बिंदु आवेश है। तो अब फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 और 42 माइक्रोकुलाम देखिए और -6 और 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900। आंसर आएगा न्यूटन पर कूलाम। तो 9 तो कट गया और 10 की पावर यहाँ 3 बचेगी, उसमें से 2 कट जाएगी, तो उत्तर आ जाएगा 420 न्यूटन प्रति कूलाम। ये सवाल था। यहाँ कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि विभवांतर जो है समांतर क्रम में समान रहता है, आवेश जो है श्रेणी क्रम में समान रहता है। और दो चीज़ अगर समांतर क्रम में है तो आवेश, क्योंकि समांतर क्रम में आवेश अलग अलग होना ही है, तो वो उनके किस में बट जाएगा, धारिता के अनुपात में बट जाएगा। एक दूसरी चीज करके देखेगा, V बराबर क्या होता है Q/C। अगर मेरे को V को बांटना था, देखो इधर भी 8 वोल्ट रहेगा समांतर क्रम में, इधर भी 8 वोल्ट, लेकिन 8 वोल्ट यहाँ और यहाँ बट जाएगा क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो 2 हिस्सों में बटेगा। इसका टोटल मेरे को पता चल गया था, ये दोनों मिलके क्या आ गए थे 3 9 को ये 12 हो गया था, 9 और 3 12 हो गया था, ये तो सीधा समांतर क्रम। तो ये 4 वाला है और ये 12 वाला है, और इन तीनों में मेरे को 8 वोल्ट को बांटना है। तो कैसे बांटूंगा, तो V बराबर Q/C, यानी V तो व्युत्क्रमानुपाती है C के, यानी कि इनका रेशियो, धारिता का रेशियो 4:12 है, यानी 1:3 है। तो विभवांतर इनको उल्टा मिलेगा, यानी विभवांतर इनको मिलेगा 3:1। 8 को मेरे को 3:1 में बांटना है, तो इसका वैल्यू 6 हो गया, इसका वैल्यू 2, 6 और 2 8, 3:2 में आ गया। यानी इस 4 वाले को मिलेगा कितना मिलेगा, इसको मिलेगा 6 वोल्ट, और ये जो 12 वाला है इसको क्या कितना मिलेगा, इसको मिलेगा 2 वोल्ट। और 2 वोल्ट जो है ये 12 किससे मिलके बना था, 3 और 9 से मिलके बना था। दोनों समांतर क्रम में, तो दोनों पे सेम रहेगा, यानी इसके पास भी 2 वोल्ट रहेगा, इसके पास भी 2 वोल्ट रहेगा। तो 9 माइक्रोफैराड के पास 2 वोल्ट गया है, 2 वोल्ट, और इसके पास गया है 4 वाले के पास 6 वोल्ट। तो वही 6 चौक 24 हो रहा है, 9 दूनी 18 हो रहा है, 18 24 42 हो रहा है, और 42 ऐसे, कैसे भी समझ लो। जैसे हिंदी में बोला कि चाहे 35 होला चाहे सिराना, बीच में ही आएगा पेट। तो ठीक है भाई, आज का तो 1 घंटा हो गया होगा, तो आज की क्लास में इतना ही, और कल पढ़ेंगे। जय श्री राम।